हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पुरुषार्थ एडू पे। और आज हम पढ़ेंगे साइंस यूपी बोर्ड क्लास 10th और जिसमें 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। आज तीसरा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, धातु तथा अधातु। इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस चैप्टर का पूरा टॉपिक हम इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर करा के हम देंगे और एकदम आसान तरीके से, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? देखिए, तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के अवयव प्राप्त होते हैं। तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यानी जो हमारा एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसमें एक ही अवयव यानी परमाणु होता है और उस तत्व में परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यानी सभी परमाणुओं में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इक्वल होती है और वो तत्व कहलाता है। ठीक है? जैसे देखिए उदाहरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा, सोना, कार्बन, ये सब क्या है? एक तत्व है, ठीक है? और इसमें जो परमाणु की संख्या है, वो समान होगी, ठीक है? आपने देखा तत्व क्या होता है? अब तत्व के कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए तत्व के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? तत्व के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, ठीक है? जिसे हम मेटल, नॉन मेटल या मेटालॉइड्स कहते हैं, ठीक है? तो पहला हम देखेंगे कि धातु क्या होता है, ठीक है? धातु मेटल्स। धातु आमतौर पर ठोस अवस्था में होते हैं और बिजली तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है? और चमकदार होते हैं। यानी धातु को कैसा पहचानेंगे? धातु जो होता है आमतौर पर एक ठोस होता है, ठीक है? सॉलिड होता है और इसमें बिजली तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। मतलब ये बिजली और ऊष्मा के चालक होते हैं। इसमें बिजली और ऊष्मा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है और ये चमकदार होते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि ये सब क्या हैं? धातु हैं और ये ऊष्मा और बिजली को अच्छे से आदान-प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए धातु आपने समझ लिया। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं की सतह पर एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? धातुओं की जो ऊपर की सतह होती है उस पे एक विशेष चमक होती है जैसे सोना, चांदी इन पर एक चमकदार होती है, ठीक है? इनकी एक सतह पर चमकदार लाइट होती है। धातुएँ कठोर होती हैं, परंतु कुछ सोडियम, पोटेशियम ये क्या होती हैं? नरम होती हैं। धातुएँ तो ठोस होती हैं, परंतु कुछ इसमें अपवाद हैं, ठीक है? जैसे सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, ये हमारा अपवाद है, ये नरम होती हैं कुछ, ठीक है? लेकिन धातुएँ ठोस होती हैं आमतौर पर। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, ये आघातवर्धता होती हैं, ठीक है? जो धातु होती हैं, उसे हम पीट-पीट कर एक पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है? ये धातुओं के भौतिक गुण हैं। अगला देखिए, अगला क्या धातुओं का गुण है? धातुएँ ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि जो विद्युत और ऊष्मा की ये सुचालक होती हैं। धातुओं पर मारने पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी भी धातु पर आप अगर उस पर हथौड़े से पीटेंगे तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होगी। तो आप समझ जाइएगा कि ये एक धातु है, ठीक है? धातुओं के घनत्व उच्च होती इनका जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। धातुओं अपना एक विशिष्ट रंग होता है। जो धातुओं का एक अपना रंग होता है, ठीक है? अब देखिए, ये तो हो गया हमारा ये भौतिक गुण है, ठीक है? उनका एक अपना रंग होता है, घनत्व, ध्वनि या विद्युत या ऊष्मा की सुचालक, ये उनके भौतिक गुण हैं। अब धातुओं का कुछ रासायनिक गुण होता है, वो भी देख लीजिए, ठीक है? देखिए, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुएँ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएँ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड, ठीक है? जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे Na2O, CaO, ठीक है? यानी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक? ये हो गया हमारा एग्ज़ाम्पल। अब अगला देखिए, धातुएँ अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जिसे धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है? जो धातुएँ होती हैं, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ठीक है? अगला देखिए,
अधिक सक्रिय धातुएँ जैसे सोडियम, पोटेशियम जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे क्षार और हाइड्रोजन गैस बनती है। जो धातुएँ होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं, ठीक है? जैसे सोडियम, पोटेशियम जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे क्षार और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षार और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है? अब देखिए अगला, कुछ धातुएँ जैसे तांबा, सोना, चांदी जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे इस कुछ धातुएँ होती हैं, उनकी रासायनिक जो गुण होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि वो तांबा, सोना, चांदी जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। करती हैं, पर आसानी से नहीं करती हैं। ठीक है? अब देखिए, धातुएँ क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं। जो धातुएँ होती हैं, वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्लोराइड बनाती हैं। ठीक है? धातुएँ या धातु हाइड्रोजन तत्व यानी Cl क्लोरीन के साथ धात्विक हैलाइड लवण बनाते हैं, ठीक है? जो धातुएँ होती हैं वो क्लोरीन के साथ धात्विक हैलाइड लवण बनाते हैं, ठीक है? अब देखिए धातु परिभाषा देखा आपने, धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है? अब हम देखेंगे अधातु दूसरा, ठीक है? अधातु क्या होता है उसका परिभाषा, ठीक है? देखिए अधातु वे रासायनिक तत्व होते हैं जो धातुओं के विपरीत होते हैं। ये हमेशा ठोस, द्रव या गैस रूप में पाए जाते हैं। इनमें धातुओं की तरह विद्युत और ऊष्मा का संवाहन नहीं होता है। अधातु क्या कह रहा है कि जो अधातु है, वो धातुओं के विपरीत होते हैं, ठीक है? और इसमें हमेशा ठोस, द्रव, गैस रूप में पाए जाते हैं। जो अधातु हैं हमेशा ठोस और गैस और द्रव के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक है? और इनमें धातुओं की तरह विद्युत और ऊष्मा का संवहन यानी चालक नहीं होता है। इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाहित नहीं हो पाता है, वो अधातु होता है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल में आप देख लीजिए सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन ये क्या है? ये अधातु हैं। इनमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाहन नहीं हो सकता है, ठीक है? और ये ठोस, द्रव, गैस के रूप में पाए जाएँगे, ठीक है? तो देखिए बच्चों, आपने अधातु का परिभाषा देख लिया, इसे हम कैसा रहेगा तो हम उसे अधातु कहेंगे। अब अधातु के कुछ भौतिक गुण हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये अधातु हैं, उनके भौतिक गुण, ठीक है? अधातुएँ मुलायम, भंगुर होते हैं। अधातुएँ जो होते हैं, वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं और भंगुर होते हैं। जिन्हें पीट-पीट कर चूर किया जा सकता है। यानी कि जो अधातु हैं, उन्हें हम पीट-पीट कर चूर कर सकते हैं। लेकिन धातु में ऐसा नहीं है, धातु को आप पीटेंगे तो एक पतली चादर बन जाएगी, पतली चादर, ठीक है? लेकिन वो टूटेगा नहीं, चूर-चूर नहीं होगा। लेकिन अधातु टूट जाएगा, ठीक है? अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने बताया था कि जो विद्युत और ऊष्मा के ये सुचालक यानी कुचालक होते हैं, ठीक है? सुचालक क्या होता है? धातु होता है। जैसे देखिए कार्बन हो गया, ये क्या है? ये इसमें विद्युत और ऊष्मा का ये सुचालक है। लेकिन ग्रेफ़ाइट जो है अधातु है, लेकिन ये एक अपवाद है, ठीक है? इसमें विद्युत का सुचालन होता है, ठीक है? अब देखिए अगला क्या है? अधातु ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे गंधक, फास्फोरस, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ठीक है? गंधक क्या है? ठोस है, फास्फोरस ठोस है, ब्रोमीन क्या द्रव में होता है और ऑक्सीजन गैस में होता है, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? ये अधातु हैं, ठीक है? इनमें ना तो विद्युत, ना तो ऊष्मा, सुचालन नहीं होगा, ये कुचालक हैं, ठीक है? आगे देखिए, अधातु में धात्विक ध्वनि नहीं होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो धातु होते हैं उसमें पीटने पर एक ध्वनि प्राप्त होती है, लेकिन इसमें ध्वनि प्राप्त नहीं होती है तथा इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है, ठीक है? अधातु आमतौर पर रंगहीन या फीके रंग के होते हैं। जैसे धातु में हमने आपको बताया था कि जो धातु होते हैं उनका एक रंग होता है, ठीक है? परंतु अधातु में वो रंगहीन या फीके रंग के होते हैं, हल्के रंग के होते हैं, ठीक है? अब देखिए अधातु के रासायनिक गुण, अधातु प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो अधातु हैं, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए वे सक्रिय नहीं हो पाते हैं, ठीक है? ये सक्रिय नहीं होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते नहीं, इसलिए वो सक्रिय मतलब एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है? अधातु में ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु में जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जबकि धातु में क्षारीय होते हैं। ये एक इसका बहुत ही बढ़िया रासायनिक गुण है कि धातु ऑक्साइड में अम्लीय होता है और अधातु ऑक्साइड में अम्लीय होता है, परंतु धातु क्षारीय होता है, ठीक है? अधातुओं की चमक सामान्यतः कम होती है। जो चमक होता है अधातु में वो कम होता है, लेकिन धातु में बहुत ही चमक होता है। वे प्रायः घनत्व वाले होते हैं, ठीक है? कम घनत्व वाले होते हैं। अगला देखिए धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं।
अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है? अब देखिए हमने धातु और अधातु देख लिया, अब तीसरा है तत्व का तीसरा जो है वो उपधातु, ठीक है? उपधातु क्या होता है? उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है? उपधातु ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है? पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक टेबल होता है हमारा, उसमें ये जो अधातु और धातु हैं के बीच में स्थित होता है उपधातु, ठीक है? पीरियोडिक टेबल में जो धातु और अधातु के बीच स्थित होता है उपधातु, ठीक है? जैसे बोरान क्या है? उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, ठीक है? अब देखिए उपधातु के गुण कैसे होते हैं? देखिए उपधातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं। उपधातु कैसे होते हैं? सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं और दिखने में चमकदार होते हैं, ठीक? इसमें धातु का गुण है, ठीक है? उपधातु भंगुर होते हैं, जबकि धातुएँ अपेक्षाकृत लचीली होती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो उपधातु में जो इसका गुण है, इसमें ये धातु का गुण है परंतु यहीं नीचे देखिए भंगुर होते हैं, ये अधातु का गुण है, ठीक है? तो इसमें हमने कहा था ना कि धातु और अधातु दोनों का इसमें गुण आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये उपधातु है, ठीक है? क्या है? उपधातु भंगुर होते हैं जबकि धातुएँ अपेक्षाकृत लचीली होती हैं, ठीक है? उपधातु विद्युत के अर्धचालक होते हैं तथा इनकी विद्युत चालकता धातु और अधातु के बीच होती है, ठीक है? उपधातु आमतौर पर अम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है? जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उपधातु यानी उपधातु मिश्र धातु बनाने की क्षमता रखते हैं। जो उपधातु हैं वो मिश्र धातु भी बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? अब देखिए हमने धातु, अधातु और उपधातु देख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? इसका क्या होता है? कैसे काम करता है? सब देखेंगे इसमें, ठीक है? पहले देखिए खनिज होता क्या है? कि जो खनिज होता है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या भूगर्भ में पाए जाने वाले ठोस, अकार्बनिक और निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या भूगर्भ में पाए जाने वाले ठोस, अकार्बनिक और निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण देख लीजिए लोहा, तांबा, सोना, कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, चांदी, नमक आदि। ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं? खनिज हैं, ठीक है? खनिज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज होते हैं, इसका क्या होता है स्वरूप? देखिए, वे खनिज जिसमें धातु प्राप्त होती हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें हमें धातु प्राप्त हो, उसे हम कहेंगे धात्विक खनिज। और 2 प्रकार के हैं। जे जो हैं ये 2 उप प्रकार होते हैं। धात्विक खनिज के 2 उप प्रकार होते हैं, जैसे लोहा और अलोहा। ये तो खनिज हो गया, खनिज के 2-3 प्रकार होते हैं, लेकिन जो अधात्विक है अरे धात्विक है, उसके 2 उप प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं कह सकते हैं, एक लोहा और एक अलोहा, ठीक है? जिसमें लोहा में क्या होगा कुछ लोहे के अंश होंगे उसमें, आपको लोहे के कुछ अंश मिलेंगे, लेकिन अलोहा में आपको उसमें लोहा नहीं मिलेगा, लोहा का अंश नहीं मिलेगा। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, लोहा अयस्क, मैग्नीशियम, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट ये सब क्या है हमारे धात्विक खनिज हैं। ये क्या है? धात्विक खनिज है। देखिए आपने देखा धात्विक खनिज क्या होता है? खनिज परिभाषा देखा उसमें कितने प्रकार होते हैं? तो उसमें 3 प्रकार होते हैं और धात्विक खनिज हमने पहला देख लिया। अब देखेंगे हम अधात्विक खनिज, ठीक है? देखिए ये क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे कि आप यही धात्विक खनिज हैं? ठीक है? देखिए, वे खनिज जिसमें धातु प्राप्त नहीं होती। धात्विक खनिज में क्या था? उसमें धातु प्राप्त होंगे, परंतु इसमें जो है आपको धातु प्राप्त नहीं होगा, ठीक है? इसमें परतदार व अवसादी चट्टानों से बनने वाले पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है? अवसादी चट्टानों और परतदार से बनने वाले पदार्थ शामिल होते हैं। जैसे देखिए अभ्रक, चूना, जिप्सम, संगमरमर, पोटाश, लवण ये क्या हैं? हमारे अधात्विक हैं। इसमें आपको धातु नहीं प्राप्त होगा, ठीक है? ये देखिए तीसरा क्या है? ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज, ठीक है? ये क्या होता है? वे खनिज जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है? इसमें क्या होगा? इसमें आपको ऊर्जा प्राप्त होगी।
इसमें जैविक और अकार्बनिक शामिल होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये हमारा ऊर्जा खनिज है, ठीक है? अब देखिए अगला क्या है अयस्क। अगला टॉपिक हमारा है अयस्क। अयस्क क्या होता है? इसका परिभाषा देखिए, अयस्क उन खनिज पदार्थों को कहते हैं जिसमें धातु को कम लागत एक आसानी से निकाला जाता है। मतलब जो अयस्क होते हैं उनमें खनिज पदार्थ वो उस खनिज पदार्थ को कहते हैं जिसमें धातु को कम लागत में आसानी से निकाला जा सके। वो हमारा क्या होता है? अयस्क होता है। इन्हें खनन करके बाहर निकाला जाता है। ये जो अयस्क होते हैं उनको खनन के द्वारा बाहर निकाला जाता है और कम लागत में आसानी से धातुओं को प्राप्त किया जाता है। जो हमारे धातु होते हैं वो अयस्क से ही आते हैं। पहले अयस्क आएगा यानी कि जैसे ज़मीन में एक गड्ढा है, ठीक है? यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ हमने गड्ढा खोदा, तो यहाँ हमें जो प्राप्त होगा, वो हम क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे अयस्क, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? अयस्क। लेकिन इसमें से जो हम अपना लागत लगाएँगे, इसको साफ़ करेंगे, इसमें से कुछ जितने भी धूल-मिट्टी, कण होंगे, उनको हम हटाएँगे, जो हमें मिलेगा, उसे हम कहेंगे धातु। क्या कहेंगे? धातु। ये हमारा धातु होगा, ठीक है? यानी कि पहले हमें अयस्क प्राप्त होता है, उसके बाद उसमें से हम क्या प्राप्त होता है? धातु, ठीक है? जैसे ध्यान देना, फिर धातुओं को अलग किया जाता है। यानी कि अयस्क वो है जो धातुओं को कम लागत में एक आसानी से निकाला जाता है, इन्हें खनन करके बाहर निकाला जाता है, ठीक है? फिर धातुओं को अलग किया जाता है, यानी कि अयस्क से धातु को अलग किया जाएगा, ठीक? जैसे देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये क्या है? ये लोहा का अयस्क रूप है। ये जो है हमारा अयस्क रूप है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसमें से हम इसको साफ़ करेंगे, इसको अच्छे से प्रक्रिया द्वारा इसको साफ़ करेंगे, तो इसमें से हम क्या प्राप्त करेंगे? लोहा, ठीक है? उसी तरह बॉक्साइड, जो बॉक्साइड होता है ये अयस्क है, लेकिन इसमें से हम धातु क्या प्राप्त करेंगे? एल्यूमीनियम, ठीक है? कॉपर पाइराइट, इसमें से हम क्या प्राप्त करेंगे? तांबा। गोल्डन अर्थ, इसमें से प्राप्त क्या करेंगे? सोना। ये हमारा इधर का क्या है? ये हमारा धातु है और ये हमारा अयस्क है, ठीक है? और अब देखिए, ये क्या है? अर्जेटाइट, अर्जेटाइट इसमें से क्या हम प्राप्त करेंगे? चाँदी। ये क्या है? गैलेना, गैलेना में से क्या प्राप्त होगा? पीबी यानी सीसा, ठीक है? ये जिंक ब्लेड में से क्या प्राप्त होगा? जस्ता, जिसे हम जिंक भी कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया अयस्क, ये हो गया प्राप्त धातु। इसे आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि किस में से क्या प्राप्त होता है? जैसे पूछ लेगा आपसे बॉक्साइट, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तांबा, सोना, चाँदी या फिर एल्युमीनियम। तो आप कैसे बताएँगे कौन-सा होता है? तो आप पता रहेगा आपको, बता देंगे एल्युमीनियम, ठीक है? कभी ऑप्शनल में आ जाता है या फिर 1 नंबर में पूछ लेता है या फिर ऐसे में ही पूछ लेगा कि कुछ उदाहरण दीजिए, तो आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से बता देंगे, ठीक है? अगला देखिए, अयस्क के प्रकार। अयस्क के कितने प्रकार होते हैं? अयस्क के मुख्यतः 3-4 प्रकार होते हैं, ठीक है? 4 प्रकार होते हैं। देखिए अयस्क के पहले प्रकार क्या होते हैं? ऑक्साइड अयस्क। अयस्क का पहला जो प्रकार है वो हमारा ऑक्साइड अयस्क है। इनमें धातु ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइड। ऑक्साइड अयस्क में धातु जो होता है ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है? और इसमें जैसे हेमेटाइट और बॉक्साइड ये क्या है? ये धातु ऑक्साइड के रूप में मिला है हमें। ये होता है हमारा ऑक्साइड अयस्क, ठीक है? अब दूसरा देखेंगे, देखिए दूसरा क्या है? कार्बोनेट अयस्क। क्या है? कार्बोनेट अयस्क। इसमें क्या होता है? इनमें धातुओं के कार्बोनेट होते हैं। इनमें धातुओं के कार्बोनेट होते हैं। उसको हम कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। जैसे कैल्साइट, सिरेराइट, कैलागीन ये क्या हमारे जैसे कैल्साइट, सिरेराइट और कैलागीन ये हमारे कार्बोनेट अयस्क हैं, ठीक है? इन्हें हम कार्बोनेट अयस्क बोलेंगे, जिसमें धातु के कार्बोनेट प्राप्त होंगे। तीसरा सल्फाइड अयस्क, इनमें धातु सल्फाइड के रूप में होती हैं। जो इनमें धातु होते हैं वो सल्फाइड के रूप में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सल्फाइड अयस्क, ठीक है? जैसे जिंक प्लेट, गैलेना और पाइराइट ये हमारे सल्फाइड अयस्क हैं, ठीक है? चौथा देखिए हैलाइड अयस्क, इनमें धातु के क्लोराइड या फ्लोराइड होते हैं। इनमें जो होते हैलाइड अयस्क में धातु के क्लोराइड या फ्लोराइड होते हैं, जैसे रॉक साल्ट और फ्लोरोस्फार, ठीक है? ये क्या होते हैं इसमें हैलाइड अयस्क होते हैं, ये इसमें धातु के क्लोराइड और फ्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है? अयस्क का सांद्रण, ठीक है? अयस्क का सांद्रण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से गैंग गैंग का मतलब होता है इसमें अशुद्धियाँ, जैसे रेत, बालू, मिट्टी, पत्थर, गाद आदि, ठीक है? तो इसमें कह रहा है कि
अयस्क का सांद्रण वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से गैंग यानी कि रेत, मिट्टी, बालू ये सब गैंग को अलग कर किया जाता है, ठीक है? मतलब करके या किया जाता है। यह प्रक्रिया अयस्क को शुद्ध करने के लिए की जाती है। यानी अयस्क का जो सांद्रण होता है, उसमें अयस्क में जितने भी रेत, बालू, मिट्टी, पत्थर, गाद होते हैं, यह प्रक्रिया उसको शुद्ध करने के लिए की जाती है। ठीक है? धातु के अयस्क को कई तरीकों से हटाया जाता है। ये अयस्क भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर निर्भर करते हैं। सांद्रण की विधियाँ निम्न हैं। ठीक है? या निम्न विभिन्न हैं। ठीक? देखा आपने, ये होता है अयस्क का सांद्रण। इसमें हम अयस्क को शुद्ध करके उसमें से धातु को अलग करते हैं, ठीक है? और जितने भी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम अलग करते हैं। इसी को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण मतलब कि धातु और अशुद्धियों को अलग-अलग पृथक करना। इसमें बहुत से प्रकार होते हैं। पहला हमारा प्रकार है हाथों से उठाना या फिर हाथों से चुनना भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको हैंड पिकिंग। इसमें क्या होता है ये किस प्रकार से इसको हम करते हैं देखिए जब गैंग यानी कि जो अशुद्धियाँ हैं रेत, बालू, मिट्टी उसी को बोल रहा है गैंग बोलते हैं, ठीक है? जब गैंग के कण अयस्क से बड़े हों और अलग हों तो उन्हें हाथों से उठाकर अलग-अलग किया जाता है। यानी कि जो अयस्क हैं उनसे बड़े हों पत्थर, मिट्टी, बालू अगर बड़े-बड़े हों या अयस्क उससे बड़े हों तो उन्हें हम हाथों से उठाकर एक साइड कर लेते हैं और जो अशुद्धियाँ हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। जैसे कोयला से पत्थर हटाना, जैसे कोयला है उसमें अगर पत्थर है बड़े-बड़े दिख रहे हैं, कोयले को अलग और पत्थर को अलग कर लेंगे, ठीक है? वो हमारा अयस्क का सांद्रण का एक विधि हो जाएगा, ठीक है? दूसरा विधि क्या है? गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण, इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है? देखिए, क्या होता है ये? यह ऐसी विधि है जिसमें कुचले हुए अयस्क को पानी की धार में धोया जाता है, हल्की अशुद्धियाँ बह जाती हैं और भारी अयस्क बचाता है। इसमें हाइड्रोलिक धुलाई भी कहते हैं। इस विधि में ये होता है कि जो अयस्क होते हैं, उन्हें एक पाइप से गुजारा जाता है, जिसमें एक ऐसे ये एक पाइप हो गई, ठीक है? उसमें इस तरह से कुछ लगे होते हैं, ठीक है, लोहे के और यहाँ से, ठीक है, ये छोटे-छोटे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है? और यहाँ से ये जो एक पाइप आता है, ठीक है? उसमें से बहुत तेज़ धार से पानी निकलता है। तो यहाँ यहाँ पे जितने भी ये अयस्क यहाँ पे होते हैं, वो अगर बालू है, ये मिट्टी है, तो वो पानी की तेज़ धार से वो गल के बह जाएगा और जितने भी हमारे धातु बचेंगे, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएँगे, ठीक है? तो ये विधि हमारी कहलाती है ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण, ठीक है? इसे हाइड्रोलिक धुलाई भी कहते हैं। जैसे सोना, चाँदी, टीन, पत्थर, जो सोना, चाँदी यहाँ पर रह जाएगा, जितने भी मिट्टी, बालू हैं, वो पानी की तेज़ रफ़्तार से बह के चले जाएँगे, ठीक है? अब देखिए अगला हमारा क्या है? रासायनिक सांद्रण। इसमें क्या होता है? विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसमें जो होते हैं विशिष्ट एक रासायनिक अभिक्रिया है ये, इसमें रसायन के द्वारा उसमें की सारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है और धातु को अलग किया जाता है इस सांद्रण के द्वारा। इस ठीक है? अब अगला विधि कौन-सा है? वो देखिए। देखिए अगला विधि है हमारा चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है? जब अयस्क या गैंग में से एक चुंबकीय हो, तो चूर्णित यानी जो उसका मिश्रित चूर्ण है, उसको चुंबकीय रोलर या बेल्ट से गुजारकर चुंबकीय भाग को अलग-अलग तथा अचुंबकीय भाग को अलग कर देते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है कि जब अयस्क या गैंग में से एक चुंबकीय हो, तो चूर्णित मिश्रण को चुंबकीय रोलर या बेल्ट से गुजारकर चुंबकीय भाग को अलग तथा अचुंबकीय भाग को अलग कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है ये? जैसे यहाँ पर एक ये हमारा रोलर है, ठीक है? हमारे यहाँ पर रोलर है। मान लीजिए कि जो हमारा अयस्क है वो हमारा क्या है, वो चुम्बकीय है, वो चुम्बक लगाने पर वो चिपक जाएगा, ठीक है? ये रोलर हमारा चलता रहता है, ठीक है? तो इसमें एक यहाँ पे चुम्बकीय होता है, ठीक है? यहाँ से जब हम गिराएँगे अयस्क को, इसमें अशुद्धियाँ भी हैं, ठीक है? तो जब यहाँ पे ये जाएगा तो जितने भी चुम्बकीय रहेंगे वो चिपक कर इस साइड आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आ जाएँगे और जितनी हमारी अशुद्धियाँ रहेंगी नहीं चिपकने वाली, वो यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये दोनों अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है? अब देखिए अगला विधि कौन-सा है हमारा? फेन उत्प्लावन विधि या झाग प्लावन विधि भी कहते हैं इसको, फोर्थ फ्लोटेशन, ठीक है? जब बारीक पीसे अयस्क को पानी और तेल जैसे पाइन ऑयल, ठीक है, के साथ मिलाकर हवा फैलाई जाती है, जिससे अयस्क के कण तेल की परत के साथ झाग बनकर ऊपर आ जाते हैं और गैंग नीचे रह जाते हैं, मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए। ये जो विधि होती है, ये मुख्यतः हमारे जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनके लिए विधि होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है देखिए जैसे यहाँ पर एक हमने बाउल ले लिया, कटोरी ले लिया, इसमें क्या कर रहा है, जब बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी और तेल
जैसे पाइन ऑयल के साथ मिलाकर हवा फुलाई जाती है। जैसे यहाँ पर इसमें एक तेल हो गया, ठीक है? पाइन ऑयल यहाँ पर है। इसमें हमने अयस्क बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी और तेल में ड इसे इसमें अयस्क हमने डाल दिया, ठीक है? और फिर इसमें एक पाइप से इसमें हवा भरी जाती है, जिसमें जितने भी इसमें अशुद्धियाँ रहती हैं, वो झाग बनकर ऊपर इस तेल की परत पर आ जाती हैं और जितने भी हमारे धातु रहते हैं, वो हमारे नीचे बैठे रहते हैं, ठीक है? यहाँ पर चले चिपक जाते हैं नीचे और जितनी भी अशुद्धियाँ वो ऊपर आ जाएँगी। तो ये दोनों इसको अशुद्धियों को अलग कर लेंगे और धातु को अलग कर लेंगे। ये हमारी होगी झाग प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि भी इसे बोल देते हैं, ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? धातु संक्षारण। अगला टॉपिक हमारा है धातु संक्षारण। धातु संक्षारण क्या होता है? देखिए, जब जब धातु को ठीक है? जब धातु को जल और वायुमंडल के संपर्क में आती हैं, तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण धातु धातु ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाता है, जिससे धातु संक्षारण होता है। ठीक है? क्या होता है? जब धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आता है, तब नमी और वायुमंडल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के कारण धातु ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट और हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाता है, जिससे धातु पर संक्षारण होने लगता है। ठीक है? अब देखिए संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? कौन-कौन से कारक हैं जो धातु को संक्षारण करते हैं, ठीक है? पहला हमारा है धातु की प्रकृति। अधिक क्रियाशील धातुओं का संक्षारण अधिक होता है। जैसे जो धातु हैं, अगर वो अधिक क्रियाशील हैं, उनका संक्षारण अधिक होता है। जैसे लोहा, लोहे पर आप बाहर रख दीजिए, लोहे का कोई चीज़ है, छड़ है, उसको आप बाहर रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 1 ही 2 दिनों में उस पर जंग लगने की जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा देखिए धातु में अशुद्धियाँ। अशुद्ध धातुओं की उपस्थिति से धातु में गैल्वेनिक सेल बनते हैं जो संक्षारण को बढ़ाते हैं। इसमें गैल्वेनिक एक सेल होता है अशुद्धियों में जो उसमें उपस्थित होता है जो संक्षारण को बढ़ाते हैं। इसीलिए बहुत जल्दी उसपे संक्षारण होने लगता है उस धातु पे। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? वातावरण में क्रियाशील, ठीक है? यदि वातावरण में नमी, नमक, CO2, SO2, NO2 आदि अशुद्धियों के रूप में होती हैं। ये गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं जिससे संक्षारण तेज़ी से होता है। यदि वातावरण में नमी है, ठीक है, ऑक्सीजन है, SO2, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो हैं अशुद्धियों के रूप में होती हैं हमारे वातावरण में। ये गैस जल में घुलकर ये जो गैस होती है जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं जिससे संक्षारण हमारा क्या होता है? तेज़ हो जाता है। गैस में घुलकर ये अम्ल बनाएँगी तो संक्षारण तेज़ हो जाएगा धातुओं पे। और तापमान देखिए, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से संक्षारण की रासायनिक और विद्युत रासायनिक क्रियाएँ तेज़ हो जाती हैं। जब तापमान बढ़ता है, तो उसमें भी संक्षारण की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, ठीक है? ये तो हमने देख लिया कि संक्षारण कैसे लगता है, क्या होता है संक्षारण। लेकिन अब इस संक्षारण का उपाय क्या है? कैसे इसका हम बचाव कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, धातु की सतह पर पेंट, ग्रीस, तेल या वार्निश की परत चढ़ाना चाहिए, ठीक है? जैसे कोई धातु है, लोहा है, ठीक है? उसपे अगर हम पेंट, ग्रीस या तेल या वार्निश की अगर एक परत चढ़ा देते हैं, तो उसमें संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा, धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा देने पर, किसी धातु पर किसी और धातु की परत अगर चढ़ा देते हैं, तो उसमें जो संक्षारण की प्रक्रिया है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? संक्षारण रोकने के लिए तापमान, नमी और पीएच का नियंत्रण करना। जो तापमान है, नमी और पीएच का नियंत्रण अगर हम करेंगे, तो उसमें संक्षारण की जो प्रक्रिया है, वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या है? गैल्वेनीकरण विधि। ये एक विधि होती है जिसमें धातु की सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जो संक्षारण को बचाता है, ठीक है? इस विधि में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जैसे पेंट ग्रीस लगाते हैं, उसी तरह एक जिंक की परत होती है, जिससे संक्षारण से बचा जा सकता है, ठीक है? अब देखिए, ये हो गया हमारा संक्षारण। अब हमारा अगला टॉपिक है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। क्या होता है मिश्र धातु? देखिए, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं में या धातुओं के संयोजन से बनता है, इसमें धातुओं के साथ अधातु भी मिश्रित होते हैं। मिश्र धातु क मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है? इसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक धातुओं का संयोजन होता है। इसमें धातु तथा अधातु मिश्रित होते हैं, धातु और अधातु। वही हमारा होता है मिश्र धातु, ठीक है? मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या विधि है? आइए देखते हैं। और एग्ज़ाम में ये जो मिश्र धातु है या फिर संक्षारण है, ये सब 4 नंबर, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर सिर्फ़ परिभाषा पूछेगा, तो आपका 3 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है? लेकिन अगर 6 नंबर में पूछेगा, तो आपका इसका परिभाषा, निर्माण विधि या फिर संक्षारण में इसका विधि, कितने प्रकार होते हैं, कैसे-कैसे संक्षारण लगता है, इससे क्या बचाव है, ये 6 नंबर में आपको पूछेगा, ये पूरा आपको बताना होगा, लिखना होगा, ठीक है? और अच्छे से
देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है इसको फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, लेकिन इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? देखिए, क्या होता है विधि निर्माण का मिश्र धातु का? देखिए, मिश्र धातु बनाने के लिए पहले जो मिश्र धातु है उसको बनाने के लिए पहले धातु आधार यानी कि जो बेस होता है धातु का, उसको हम गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, ठीक है? जैसे लोहा, तांबा, एल्युमीनियम जो ये क्या है बेस मतलब ये जो अधिक क्वांटिटी में होगा यानी कि बेस यही है, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे धातु आधार को पिघलाएँगे यानी गली हुई अवस्था में लाते हैं फिर उसमें एक या अधिक अन्य धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है? एक या अधिक अन्य धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मिला दिए या कम मिलाए, ठीक है? उसमें एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है, इतना ही 30% 30% या फिर जैसे कॉपर है तो उसको 70% और इसको जिंक को 30% मिक्स करेंगे तब जाकर के एक मिश्र धातु अच्छा बनेगा, ठीक है? उसी तरह अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है? पहले उसको गर्म किया, पिघला लिया, फिर उसके बाद उसमें कोई भी धातु जो मिलाना है उसको मिला दिया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे इनको अच्छे से मिला देंगे, फिर अच्छे से पूरी तरह से इसको मिलाने के बाद क्या करेंगे इस द्रव यानी जो पिघला हुआ द्रव है, उसको किसी साँचे में डालकर ठंडा किया जाता है। कोई साँचा बना हुआ है, कोई आकार है, उसमें इस द्रव को हम डाल देते हैं, फिर उसे हम ठंडा कर लेते हैं, फिर ये हमारा मिश्र ठोस धातु हो जाता है। क्या होता है ये? पिघला हुआ ठोस धातु हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ठोस मिश्र धातु। ये हमारा निर्माण का विधि है। पहले हम धातु को पिघलाएँगे, फिर उसमें एक या अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाएँगे, फिर जाकर के उसको हम किसी साँचे में निकालेंगे, फिर उसको हम ठंडा करेंगे, फिर जाके वो हमारा मिश्र ठोस धातु हो जाएगा। ठीक है? देखिए आगे अब मिश्र धातु बनाने की विधि हमने आपको बताया। अब देखिए मिश्र धातु बनाने के कारण, क्यों हम मिश्र धातु को बनाते हैं, ठीक है? मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? मिश्र धातु इसलिए बनाई जाती है ताकि धातु यांत्रिक और रासायनिक गुण बेहतर हो, ठीक है? मिश्र धातु बनाते हैं इसलिए क्योंकि उसमें जो धातु यांत्रिक और रासायनिक गुण हैं वो बेहतर हों। जैसे कठोरता बढ़ना, ठीक है? जो कठोरता है वो अच्छा रहता है, गलनांक कम होना, ठीक है? गलनांक कम करना, तन्य शक्ति में वृद्धि करना, संक्षारण प्रतिरोधक बढ़ाना यानी संक्षारण उसमें कम होता है और गलनांक कम होता है। इसकी जो तन्यता शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है? रंग और रूप में सुधार जो रंग और रूप है इसका, जो कलर होता है वो उसमें सुधार होता है और अच्छी ढलाई क्षमता सुनिश्चित करना, ठीक है? ये जो हमारे हैं ये बनाने के कारण हैं मिश्र धातु, ठीक है? कि हम क्यों बनाते हैं मिश्र धातु? जैसे देखिए स्टील, स्टील जो है वो हमारा एक बहुत अच्छा उदाहरण है मिश्र धातु का। पीतल, काँस्य ये सब क्या हमारे हैं मिश्र धातु हैं। तो हमने देख लिया अधातु, धातु, तत्व, संक्षारण, मिश्र धातु, खनिज, इसके प्रकार, भौतिक गुण, रासायनिक गुण या फिर इसके कितने प्रकार होते हैं संक्षारण के, कितने क्यों होते हैं, बनाने की विधि मिश्र धातु की, मिश्र धातु क्या होता है, सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छे नंबर में क्वेश्चन आएँगे इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। जितने भी टॉपिक हमने आपको कवर कराए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए और लाइक करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने, हम और इसका अगला चैप्टर लाएँ, ठीक है? अब और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला चैप्टर हम जब भी अपलोड करेंगे 1-2 दिन में तुरंत आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आप उसको जाकर के तुरंत तैयार कर लेंगे, ठीक है? धन्यवाद।